साथियों, आज फिर एक गर्मा गर्म मुद्दा है और मुद्दा पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा हो रही है। जहाँ जहाँ पर भारत मूल के लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारत में जो नया संसद भवन बनने जा रहा है, जो संसद भवन बन चुका है, जिसका उद्घाटन होने वाला है, उस संसद भवन का अभी तक नाम सामने क्यों नहीं आया, ये सवाल है। संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, वकील, 28 तरीक और राजदंड सेंगोल, ये वो चीज़ें हैं जिनके आसपास खबरें घूम रही हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से खबर को बता रहा है और गोदी मीडिया जिस तरीके की भूमिका निभा रहा है वो आप सब जानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हाई कोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुँचा रहा। हमारे प्रोग्राम में सर बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल कि देश से बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहाँ पर दावोस के नारे लगे, वहाँ पर खूब हुटिंग हुई, खूब शोर मचा और भारत आते ही मामला गर्मा गया। अब बताइए कि देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होता है या बॉस होता है, ये पहला सवाल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है जिसकी अब बात चल रही है, जापान से जब दावोस के लिए मेंबर्स ने वहाँ जाना था, तो 2-3 कंट्रीज के जो प्रीमियर थे उन्होंने मना कर दिया जाने से। कुछ कारण थे, तो दावोस का वो प्रोग्राम बेसिकली कैंसिल कर दिया गया। मगर हमारे प्रधानमंत्री तो ठहरे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत सारे मंत्री हैं। उन्होंने अपना दौरा रद्द नहीं किया और वापस भारत भी नहीं आए, किसी और जगह भी नहीं गए। फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने अपने द बॉस के नारे लगवा लिए। लोकतंत्र में खुद तो कभी वो चौकीदार बन जाते हैं, कभी प्रधान सेवक बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के नेता होते हैं और लोगों में से ही एक होते हैं। डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री या आम जन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो कोई खुदा नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं होता है। मगर हमारे मोदी जी को शायद कोई बचपन में कुछ कुंठा रही है, कुछ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स कुछ रहा है, वो अपनी एक अलग इमेज बनाने में 24 घंटे लगे रहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो प्रधानमंत्री का तो कोई काम करते ही नहीं, बस 24 घंटे अपनी फोटो, अपनी इमेज, अपना इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। तो ये एक प्लान प्रोग्राम मुझे लगता है कि जब उन्होंने देखा दावोस का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, तो अडानी के माध्यम से पैसे हर जगह पहुंच ही जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए होंगे। और ये मैनिपुलेशन है, दा बोस बोस कोई नहीं है इस कंट्री में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, वो भी आम जन होते हैं डेमोक्रेसी में। आप देखिए, पाकिस्तान के भी तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अमेरिका के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं। तो इसी तरह प्रधानमंत्री और भी देशों में है, कई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट है। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक कुर्सी में रहता है तो वो अपने कामकाज वैसे करता है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते हैं। और जैसे उनकी ज़्यादा 2 टर्म्स होती हैं, अब कई तो एक के बाद नहीं चुने जाते, जो चुने जाते हैं 2 टर्म्स करते हैं। अब जो 2 टर्म्स पूरी के बाद वाले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका में, जैसे बराक ओबामा है हमारे, जैसे ट्रंप हैं, अब वो आम जन है, बिल्कुल आम आदमी है, उनके कोई स्पेशल राइट्स नहीं है, स्पेशल उन पे कोई प्रिविलेजेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी हो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी समझ आना चाहिए कि वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि जो एमपी हैं उनके वो नेता हैं, और उसी हैसियत से उनको हर जगह जाना चाहिए, भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि एक बॉस बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई अंडरवर्ल्ड की दुनिया के नहीं है कि उनको कोई बॉस बनना है। लोकतंत्र के वो एक चुने हुए प्रतिनिधि मंडल के नेता है। अब दूसरा, ये राजदंड सेंगोल जो है, ये कहाँ से निकल कर के आया? ये नेहरू को अंग्रेज़ों ने दिया, तब से ये लुप्त हो गया। लेकिन राजदंड सेंगोल का मकसद क्या है? उसे सामने लाना, उसे नए संसद में लेकर के जाना
और क्या अब अशोक स्तंभ को खतरा है? क्या अशोक स्तंभ रहेगा या नहीं रहेगा, या राजदंड जो है उसे वहाँ पर लगाया जाएगा? उस पर लिखे हुए जो मंत्र हैं उन मंत्रों के हिसाब से या फिर अब धर्म के हिसाब से संसद चलेगी? सेंगोल का इतिहास बड़े कम लोगों को मालूम होगा। अब थोड़ी चर्चा चली है तो दुनिया को ये पता चलेगा, भारत की पूरी जनता को पता चलेगा। बेसिकली ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है उसके आधार में कहीं जाके ये सेंगोल है, क्योंकि हिंदू, पहले मैंने कहा हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, ये ब्राह्मण धर्म ही है। तो ब्राह्मणों का जो राजपाट का तरीका है उसमें सेंगोल की एक बड़ी महत्ता है। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो पेशवाई का जो राज था महाराष्ट्र के एरिया में, जब वहां पे राजा बनता था तो राजपुरोहित जो है सेंगोल उसको सौंप कर राजा की पदवी दिया करते थे। और ये सेंगोल जो है सामंतवादी प्रतीक भी है। ये सिर्फ एक राजा को राजा बनाने का प्रतीक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म होगा तो एक राजा होगा, कुछ मंत्री होंगे, फिर उस तरह की व्यवस्था होगी और बाकी जनता की कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ लोकतंत्र ही है जिसमें राजा की कोई अहमियत नहीं होती है, पूरी जनता की अहमियत हमेशा रहती है। तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहीं ना कहीं आरएसएस और उनके पैदा किए हुए नेताओं में रहती है, और मोदी जी के अंदर तो भरी पड़ी है। तो ये उन्हीं की इजाद की हुई चीज मुझे लग रही है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो नेहरू जी को एक चांदी का सेंगोल बना के उस पे सोने का पानी चढ़ा के उस पे कुछ मंत्रोच्चारण लिख के वो पूरा सामंतवादी सिस्टम के साथ उनको सौंप के गए थे। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, क्योंकि तब संविधान नहीं बना था, वोट नहीं पड़ रहे थे, इलेक्शंस नहीं हो रही थी और डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं स्टैब्लिश हुआ था। तो एक राजतंत्र ही था। इंग्लैंड आज भी आपको पता है, आज भी वहां राजा है। तो राजतंत्र की हैसियत से सामंतवादी सिस्टम के तहत सत्ता का हस्तांतरण जब नेहरू जी को किया था तब उनको दिया था। और ये मैं म्यूजियम में पढ़ा हुआ था, आपको पता, बड़े दिन से। तो बड़े दिन से मोदी जी को ये अंदर से बड़ी कोलाहल मचा हुआ था, उत्सुकता थी कि जितनी जल्दी हो मैं इस हिंदू सामंतवादी प्रतीक को और हिंदू व्यवस्था को लागू करने के लिए जो अशोक स्तंभ है उसके पैरेलल एक ब्राह्मणी व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था को खड़ा करने के लिए इसको लगाऊं। और यही आदेश अब उन्होंने दिया है कि जो स्पीकर वहां बैठेंगे, नए संसद भवन है, उनके साथ ये लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये अशोका स्तंभ जो है, जो मूल निवासी बहुजनों का और उनकी अपेक्षाओं का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं बराबरी का प्रतीक है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का प्रतीक है। उसके विपरीत सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपने के लिए संसद में स्पीकर के साथ लगाने का जो फैसला है मोदी जी का, मुझे अगर ये हुआ तो क्या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? ये सीधे तौर पर सवाल है कि लोकतंत्र, जब अशोक स्तंभ और सम्राट अशोक की हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश सीधे तौर पर की गई है, अगर अशोक स्तंभ खत्म होता है, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है और सेंगोल को अहमियत दी जाती है, मुख्य तौर पर देखा जाता है, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र की बचने के आसार हैं? देखिए, अगर आरएसएस का बस चले या हिंदुत्ववादी संगठनों का बस चले या इवन भाजपा का बस चले, तो लोकतंत्र और संविधान की इस देश में कोई अहमियत वो रहने नहीं देना चाहते। उनकी तो पूरी कोशिश है इसको खत्म कर दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया, ये ब्राह्मणवादी और सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है सेंगोल। तो वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपका सवाल है कि क्या खत्म हो जाएगा? मुझे लगता अब ये नहीं होगा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जब तक SC/ST जागरूक नहीं था, जब तक OBC जागरूक नहीं था, जब तक इनमें से धर्मांतरित मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, और मैं ये बता दूं कि 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन इन्हीं में से धर्मांतरित हैं, जब तक वो जागरूक नहीं थे तब तक तो ये संभव था। लेकिन अब चूंकि उनमें जागरूकता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और अपोजिशन का जो गठजोड़ बन रहा है और बढ़ रहा है, उसमें इनकी पार्टिसिपेशन बहुत दावे के साथ बड़े पैमाने पे होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी जागृति आई है, जितनी आनी चाहिए उतनी तो नहीं आई, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इसलिए बर्बाद करके रखा कांग्रेस और भाजपा ने, तो नहीं आई। मगर जितनी भी जागरूकता आई है उसको मद्देनजर रखते हुए और बाबा साहब की अपने 4 बच्चों की शहादत और उनकी अपनी शहादत, जो उनका खून इस राष्ट्र के निर्माण में लगा और संविधान बनाने में लगा, मेरा ख्याल है उसके रहते हुए इतना आसान नहीं होगा लोकतंत्र को खत्म करना। बल्कि जैसे ही अलोकतांत्रिक इस तरह की ताकतों को हम काउंटर कर पाएंगे और सही लोकतांत्रिक लोग सत्तासीन होंगे, तो उसके बाद इनका हशर देखने वाला होगा। मुझे ऐसा लगता है। नए संसद भवन में
जब तो उसकी नींव रखी गई, उस वक्त के राष्ट्रपति कोविंद को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। अब जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति को इस उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया, उपराष्ट्रपति को भी आमंत्रित नहीं किया गया। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। एग्जीक्यूटिव हेड जो है, देखिए हमारे लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, तो एग्जीक्यूटिव हेड डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहता है, राष्ट्रपति ही रहते हैं, कोई भी हो। तो एग्जीक्यूटिव हेड जो है, जो संसद के सदन को चलाने के लिए पहला उद्घाटन भाषण देते हैं, जो कंक्लूड करते हैं, जिनका कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पे, उनको ही नहीं बुलाया जा रहा। ये बड़ी एक सीरियस बात रहेगी। इसका आधार भी एक बड़े सीक्रेट में छुपा हुआ है, वो हमें समझना होगा। मोदी जी खुद को ओबीसी प्रोजेक्ट करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, मोदी जी ओबीसी नहीं है, और इन्होंने अपनी कास्ट को इलीगली ओबीसी की लिस्ट में तब शामिल किया था जब ये गुजरात के सीएम बने थे, 2001 की बात है, क्योंकि उसका सिस्टम कुछ और था। इंक्लूजन एक्सक्लूजन कमीशन रिकमेंड करता है, फिर उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होती है, उसका एक प्रोसीजर था, वो फॉलो नहीं किया गया था। जबरदस्ती मोदी जी ने अपनी कास्ट को इसमें ऐड करके खुद को ओबीसी डिक्लेयर करवा लिया था, और इसके पीछे षड्यंत्र और मंशा ये थी कि ओबीसी को बेवकूफ बनाकर वो इस देश की सत्ता को हथिया ले। अब वो ओबीसी तो है नहीं, इसलिए वो ना एससी की इज्जत करते हैं, ना एसटी की इज्जत करते हैं, ना ओबीसी की इज्जत करते हैं, ना 9 से कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन की इज्जत करते हैं। इनको तो वो अपने पांव की जूती तक नहीं मानते। इसलिए इनके अंदर वही भावना है तथाकथित ऊंची जातियों वाली, वो सामंती और ब्राह्मणवादी भावना है, उसी का शिकार है ये। और उसी कुंठा में ये नहीं चाहते कि वहां पर राष्ट्रपति को बुलाया जाए, उनसे उद्घाटन कराया जाए। और तो वो ट्राइबल लेडी है, हमारी महिला है, उनको तो दरकिनार किया ही गया है। उपराष्ट्रपति जो कि खुद एक ओबीसी है, धनखड़ साहब, सब जानते हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो एससी को इग्नोर किया गया। रामनाथ कोविंद जी जो कि उस समय राष्ट्रपति थे जब इसका नींव पत्थर रखा। अब मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, हमारी एसटी हैं और महिला हैं, इनको नहीं बुलाया गया। और आपको पता है शास्त्रों में महिला भी इज्जत नहीं रखती है। हिंदू राष्ट्र, अगर आप शास्त्रों की बात करें, उनके धर्म ग्रंथों की बात करें, तो महिला के कोई हक अधिकार है ही नहीं। तो उनको द्रौपदी मुर्मू जी महिला भी हैं, ऊपर से वो एसटी हैं, ट्राइबल हैं। तो ट्राइबल की हिंदू धर्म में क्या इज्जत है? 5वें पायदान पे अति शूद्र में। और ये जो हमारे धनखड़ साहब हैं, ये ओबीसी हैं, तो ये भी 4थे स्थान पे हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं अपने आप को पहले दूसरे पे तो नहीं रखते, मगर तीसरे पे तो रखते ही हैं। तो तीसरे स्थान पे रह के पहले दूसरे की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु मुझे लग रहा है उन्होंने एससी को इग्नोर किया, कोविंद जी को, एसटी को इग्नोर किया, द्रौपदी मुर्मू जी को, और ओबीसी को इग्नोर किया, धनखड़ साहब को। तो ये वजह है उसकी, ये एक मानसिकता है। अब देखिए 28 तारीख का मेन जो सवाल है कि 28 तारीख को क्यों चुना गया, और 28 तारीख को आखिर ऐसा क्या है जो 28 तारीख को ही चुना गया। उसी दिन संसद का उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहाँ पर नहीं दिख रही। क्या हो सकता है कि 28 तारीख को सावरकर की मूर्ति वहाँ पर लगाई जाए, या इस संसद भवन का नाम सावरकर के नाम से हो? ऐसा हो सकता है। देखिए, जिस सावरकर ने माफिया मांग के जेल से रिहाई हासिल की और उसके बाद लगातार अंग्रेजों के एजेंट बन के काम किया, जिस सावरकर की यारी दोस्ती उस नाथूराम गोडसे से थी जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का कत्ल किया, हत्या की, वो सावरकर इनके आइकन हैं। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना उन्होंने ही की थी, ये उनको अपना आइकन मानते हैं। और 28 तारीख को उनकी जयंती है। सारा राष्ट्र ये सोच रहा था कि 15 अगस्त या 26 जनवरी को उद्घाटन होगा, लेकिन इनकी सोच तो जाके सावरकर पे ही अटकनी थी। अल्टीमेटली इनका एजेंडा तो हिंदू राष्ट्र बनाने का है ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र का नाम लेने वालों को ये परम पूजनीय मानते हैं। धीरेन्द्र जो है शास्त्री भागेश्वर धाम वाला, उसको उन्होंने सर पे घुमा रहे हैं, पूरे भारत में घुमा रहे हैं, और दोनों हाथ उठा के उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तो ये मानसिकता ही है कि ये उस जयंती वाले दिन, जिस दिन सावरकर की जयंती है, इसका उद्घाटन करना चाहते हैं। और बाबा साहब की मूर्ति पहली संसद में तो थी, दूसरी संसद में उनकी मूर्ति कहीं आपको नजर नहीं आ रही। और ये बाबा साहब को और संविधान को खत्म करने का बहुत बड़ा पहला षड्यंत्र सामने आया है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंच गया है। जया शौकीन नाम के वकील, उन्होंने विरोध किया है और याचिका दर्ज करवाई है। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसे रोक देना चाहिए, ये गलत है। जबकि पूरे भारत की राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में हैं, कोई भी पार्टी शामिल नहीं हो रही और देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद अकेले उद्घाटन करेंगे और क्या इन्हीं की वो मंडली वहाँ पर रहेगी, बाकी कोई नहीं रहेगा? क्या उस संसद पर देश के किसी नागरिक का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हक नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करूंगा, वो रिजल्ट जो आएगा हम देख लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सारा विपक्ष लामबंद हुआ है। अब विपक्ष को भी मैं ये कहना चाहूंगा, समय पे लामबंद हुए होते तो इस तरह का प्रधानमंत्री कोई बनता ही ना, तो इस तरह की हरकतें भी ना होती जो आज हमें देखने को मिल रही हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब उनको समझ आ रही है। दूसरा, मैं आम जन से एक बात कहना चाहता हूँ, आप किस तरह के नेता चुन के आगे भेजते हैं और उनका क्या खामियाजा आपको कल भुगतना पड़ता है, ये संसद भवन का उद्घाटन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो कृपया आने वाले समय में जब आप वोट देने जाएं तो धर्म वर्ण जाति से ऊपर उठे और बहुत सारी चीजों को दरकिनार करें और समझें कि किस तरह के नेता चुनने हैं। अपने लोगों को चुने जो कमिटेड हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यकीन रखते हैं, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। वरना इस तरह के लोग जब आगे आएंगे तो इसी तरह का मनोविज्ञान देखने को मिलेगा, इसी तरह की साइकोलॉजी आपको देखने को मिलेगी कि कैसे लोकतंत्र को, बाबा साहब को, प्रतीक चिन्हों को खत्म किया जाए और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के पूरे करने के लिए अग्रसर हुआ जाए। वही एक उदाहरण हमारे सामने आज आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। हाईकोर्ट के वकील अशोक बसोत्रा हमारे साथ थे। चर्चा हुई है संसद भवन पर, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। संसद भवन का नाम क्या होगा अभी तक नहीं मालूम। 28 को उद्घाटन होने वाला है, अभी तक नाम मालूम नहीं, और 28 तारीख को सावरकर की जयंती है। अब अंदाज़ा लगाइए कि क्या नाम रखने वाले हैं। क्या मूर्ति तैयार हो चुकी है? बाबा साहब की मूर्ति वहाँ नहीं लगी, क्या सावरकर की मूर्ति लगेगी? क्या नए संसद भवन में सावरकर की मूर्ति लगेगी? और सावरकर का इतिहास क्या है, ये सब जानते हैं। क्या भारत की तस्वीर बदलने वाली है? संविधान को ख़त्म कर दिया गया है या संसद के उद्घाटन के दिन एक नया संविधान निकल कर के सामने आएगा? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 28 तारीख को क्या खबर निकल करके सामने आती है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही, जो छुपाई जा रही हैं, आपको नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।